आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? तो नॉलेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। अच्छा, ज्ञान और पाठ्यक्रम की ये 9th क्लास है। इसके पहले 8th क्लास बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो चुकी है, यानी 8 क्लास बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी पे नए जुड़े हैं या फिर पहले से भी जुड़े हो और किसी कारणवश क्लासेस नहीं कर पाए हो, तो वो क्या करना, द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके नॉलेज एंड कैरिकुलम प्लेलिस्ट को ओपन करके 8 क्लास को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लीजिएगा, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो मेरे नोट्स आप परचेज करते हो, जो मेरी क्लासेज रहती हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए रहती है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, आज की क्लास की हमारा जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के विकास। अच्छा, पाठ्यक्रम को ही पाठ्यचर्या भी हम लोग कहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में करिकुलम कहेंगे। तो कन्फ्यूज मत होना कि सर पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। अभी इसके पहले वाली क्लास जब एक ठो आई थी, शायद वो 6th क्लास या फिर 7th क्लास थी, उसमें हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और जो पाठ्यवस्तु थी उसमें अंतर समझे थे। तो जो बच्चे पहले से उन क्लास को देखे होंगे उनको पता होगा कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और फिर पाठ्यवस्तु में क्या अंतर होता है और क्या वो एक दूसरे से वो कितने सिमिलर हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के विकास को समझेंगे, और लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अप्रोच, और जिसे हम कह सकते हैं उपागम। यानी पाठ्यक्रम जब निर्माण करते तो कौन कौन से हमें अप्रोच रखनी चाहिए निर्माण करते समय, कौन कौन से उपागम हमें रखना चाहिए निर्माण करते समय पाठ्यक्रम को। इन सारी चीज़ों को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस से देखिएगा, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो जितने भी क्लास मैं करा रहा हूँ सभी क्लास को पेशेंस के साथ देखते जाइए, समझते जाइए, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को समझते क्या होता है। तो इसके पहले थोड़ी सी हम लोग भूमिका बनाते हैं। देखो, पाठ्यचर्या निर्माण एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हो तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जिन्हें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देखो, जिसके अंतर्गत अधिगम अनुभव, पाठ्यचर्या की क्रियाकलाप द्वारा लाए गए परिवर्तन का मूल्यांकन की साफ समझ होना आवश्यक है। जो भी आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो, जो भी पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय जो भी अप्रोच रख रहे हो, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये इसकी प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के कुछ साइकिल होते हैं, कुछ चक्र होते हैं, अभी हम उसको भी समझेंगे। देखो, ये साइकिल को भी समझेंगे, थोड़ा सा इसे समझो नोट पॉइंट, आपका सारा कॉन्सेप्ट इस नोट पॉइंट से क्लियर होगा, इसके निर्माण से। देखो, पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो कहोगे सर जी, हमारा जो भी करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो मेनली हम किसके लिए उसको डिजाइन करते हैं? तो छात्रों के। तो पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य होता है छात्रों का विकास करना। इसलिए पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। अब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते क्यों हैं? तो ये ऐसा नहीं ना कि टीचरों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भी होना चाहिए एक बालक, एक चाइल्ड होना चाहिए, और एक बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, इस प्रकार का हमें पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब देखो, यह प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। जो पाठ्यक्रम का विकास है, एक तरीके से यह चक्रीय माना जाता है और ये निरंतर चलता रहता है, जिसमें मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? सबसे पर शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधियां एवं पाठ्यक्रम, उसके बाद परीक्षण और पृष्ठपोषण। सबसे पहले जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करने जाते हैं तो हमें शिक्षण उद्देश्यों को डिफाइन करना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। उसके बाद शिक्षण विधियों का, फिर ये दोनों अगर चयन कर लिए तो इनका परीक्षण करो, और लास्ट में आप परीक्षण करने के बाद फीडबैक दो, पृष्ठपोषण दो। ये इनकी एक साइकिल है, इसीलिए हम पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण को एक चक्री कहते हैं, एक मेरे भाई साइकिल कहते हैं। अब ये जो चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को संक्षेप में समझ लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, संक्षेप में यदि कहा जाए तो पाठ्यवस्तु एक साधन है। हम सभी जानते हैं पाठ्यवस्तु एक साधन इसलिए है, सिलेबस या फिर हम कह सकते हैं करिकुलम हमारा साधन इसलिए है क्योंकि अगर बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो एक करिकुलम, एक पाठ्यवस्तु, एक मेरे भाई की पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम आगे चल के बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। तो पाठ्यवस्तु या फिर पाठ्यक्रम एक प्रकार का एक साधन है जिसमें शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, जिससे शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। जो भी पाठ्यवस्तु, जो भी आपका करिकुलम है, उसे शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, जिसके लिए छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम परिस्थितियां तथा विभिन्न शिक्षण विधियों का आश्रय लिया जाता है। अब आपको पता है
कि हम लोग जब टीचिंग मेथड को कवर किए थे तो ये ना समझे थे, व्याख्यान विधि हो गई, उसके बाद आपको अन्वेषण विधि हो गई, खोज विधि होगी, उदाहरण विधि होगी। तो तरह तरह की विधियों द्वारा बच्चों को हम कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो ये सब मेरे भाई आ जाता है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ये कैरिकुलम के अंतर्गत। उसके बाद क्या होता है, इन व्यवहारगत परिवर्तन की विभिन्न मूल्यांकन प्रविधियों द्वारा परीक्षण करके पृष्ठ पोषण दिया जाता है तथा आगे सुधार किए जाते हैं, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी कारण इसे चक्रीय प्रक्रिया भी कहते हैं। और आपको पता है कि कैरिकुलम को चक्रीय प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई एक लगातार ये 4 तत्वों में घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य का हम निर्धारण करते हैं, फिर शिक्षण विधि या फिर पाठ्यक्रम हम कौन कौन सा निर्धारण करें उनका चयन करते हैं, उसके बाद ये इन दोनों का हम लोग परीक्षण करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम पृष्ठ पोषण देते हैं, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या नई चीजें ऐड की जानी चाहिए। इस प्रकार से जो मेरे भाई चारों पॉइंट को मेंशन करते हुए हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम की निर्माण है उसको एक हम लोग चक्रीय प्रक्रिया के रूप में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जान गए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा मेरे भाई इसको आप लोग अच्छे से समझोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीरियस टॉपिक है तो इसको पूरे पेशेंस से और ध्यान से देखिएगा। क्या होता है ना, जब थ्योरी की क्लास रहती है तो बच्चे थोड़ा सा बोरिंग फील करने लगते हैं, लेकिन ऐसा आप मत करना। आप मेच्योर पर्सन हो तो आप जितने भी टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, बीएड एक ऐसा मेरे भाई कोर्स है ना जो बच्चों के बारे में डीप आपको नॉलेज देता है। अभी क्या होता था, अभी तो बीच में ये भी प्रावधान कर दिया गया था कि प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ बीएड वाले ही पढ़ा सकते हैं जिनके पास बीएड डिग्री है, क्योंकि इसमें देखो जब इतना पाठ्यक्रम के बारे में आप जान गए, बच्चों के बारे में इतना डीप अध्ययन कर रहे हो, तब आप बच्चों को अच्छे से समझ सकते हो, इसीलिए बीएड को इतना मान्यता दी जाती है। अब देखो, और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, या फिर ये वो तरह तरह के मैसेज करते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक इस पे कोई मेरे भाई निर्णय नहीं आया, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी से बाहर किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि आगे डीएलएड चल के 2030 तक तो समाप्ति हो जाएगा, तो बीएड ही मान्य रहेगा। तो ऐसी कोई अभी प्रावधान नहीं है, तो निश्चिंत रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो और आगे की तैयारी भी करते रहो। अब देखो, पाठ्यक्रम के विकास में इन तत्वों को संक्षेप चित्र में समझा जा सकता है। पाठ्यक्रम के विकास में कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आवश्यकताओं का विश्लेषण, हमारी पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय कौन कौन सी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये कहने का इसका मतलब है। तो फर्स्ट आवश्यकता है कि राष्ट्र की दृष्टि से जो भी आप करिकुलम बच्चों के लिए तैयार करो वो राष्ट्र के हित में जरूर करिकुलम हो। उसके बाद समाज की दृष्टि में, समाज की जो मान्यताएं, जो अच्छी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका भी उसमें समावेश होना चाहिए आपके कैरिकुलम में बच्चों के। उसके बाद अधिगमकर्ता की दृष्टि, जो लर्नर है ना, उनकी दृष्टि से भी पाठ्यक्रम तैयार करो कि बच्चे कैसे ज्यादा से ज्यादा रुचिपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। तो अधिगमकर्ता की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। ये आवश्यकताओं का विश्लेषण हो गया। उसके बाद उद्देश्यों का विश्लेषण। अब पाठ्यक्रम को तैयार करने से पहले, कैरिकुलम को तैयार करने के लिए आप उद्देश्यों का विश्लेषण भी करो। कौन कौन से उद्देश्य, तो ये ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, क्रियात्मक। ये ब्लूम साहब ने, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़े थे ना, ज्ञानात्मक पक्ष, उसके बाद भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, तो इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आगत तत्वों का विश्लेषण। अच्छा, आगत तत्वों का विश्लेषण क्या होता है, तो विषय वस्तु हो गए, रचना काल, उपलब्ध संसाधन हो गए। उसके बाद मूल्यांकन की प्रविधियां। ऐसा नहीं कि आप देखो जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो उसका मूल्यांकन की प्रविधियां भी, टेक्निक भी तैयार करो। उसके बाद उपलब्ध साधन, आप किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन कौन से साधन, कौन कौन से आप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हो, उसका भी इसमें मेरे भाई मेंशन होना चाहिए। रचना काल और विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन से आप विषय, कौन से बुक वगैरह का आप प्रयोग कर रहे हो पढ़ाते समय, इसका भी आप विश्लेषण करते रहो। इस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रक्रिया अभिकल्प तैयार करना। अब जब इतने पॉइंट का आप मेरे भाई करिकुलम तैयार करते समय अपने दिमाग में बनाए हो, उसके बाद एक बार ब्लूप्रिंट तैयार करो कि आप करिकुलम आपका किस टाइप का है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो प्रक्रिया का अभिकल्प भी लास्ट में तैयार कर लो। उम्मीद करते आप लोग पाठ्यक्रम के विकास में इतना जाने होंगे कि इन तत्वों का हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, अधिगमकर्ता की दृष्टि से होना चाहिए, आवश्यकताओं के विश्लेषण में। उसके बाद उद्देश्य का विश्लेषण भी इंपॉर्टेंट है कि आप पाठ्यक्रम का जब निर्धारण करने जा रहे हो तो कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। तो पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष तो होना चाहिए, उसके साथ साथ भावात्मक पक्ष भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक मनुष्य के अंदर से इमोशन गायब कर दिया जाए तो बिल्कुल वो मेरे भाई हम कह सकते हैं जानवर के रूप में आ जाएगा। हमारा इमोशन ही हमें मनुष्य बना के रखता है। ये ऐसा सब लोग मानते हैं कि अगर ये बताओ, अगर आपके अंदर से इमोशन गायब कर दिया जाए तो आप छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, किसी छोटे बच्चों को भी मार पीट दोगे। तो इस प्रकार से भावात्मक पक्ष का भी उसमें समावेश होना चाहिए। और क्रियात्मक, आप कुछ क्रिया भी करो, इस प्रकार का आपका करिकुलम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसके विकास की इन तत्वों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की भूमिका का विवेचना करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से और अच्छे समझिएगा कि पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट में, इनको समझो। देखो, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण शिक्षक है। जब भी आप कैरिकुलम तैयार कर रहे हो, अगर उसमें एक अध्यापक का रोल नहीं है तो भैया वो हम कैरिकुलम को हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से वैध है। क्योंकि ये बताओ, पढ़ाना किसको कैरिकुलम को है, तो कहोगे सर अध्यापक को। पढ़ना किसको है, स्टूडेंट को। तो अगर कैरिकुलम में अध्यापक और स्टूडेंट ही न रहेंगे तो उसका कोई अर्थ रह जाएगा नहीं। तो पाठ्यक्रम के विकास में जो अध्यापक होता है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भैया उसको ही क्लास में उसको व्यवहारिक रूप में पाठ्यक्रम को पढ़ाना रहता है। अब देखो, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, अंतर्वस्तु के चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियों और प्रविधियों के चयन, सहायक सामग्रियों के चयन, मूल्यांकन प्रविधियों के निर्धारण आदि सोपानों में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्लास में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाना है, कौन कौन सी शिक्षक सामग्रियों का उपयोग करना है, ठीक है, कौन कौन सी विधियों से क्लास को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो इन सब में शिक्षक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैरिकुलम के डेवलपमेंट में अध्यापक का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अभी हम इसे पॉइंट वाइज भी समझेंगे, थोड़ा सा इसे भी समझ लो। देखो, व्यक्तिगत रूप से छात्रों उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने, उसके बाद निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अब क्लास में स्टूडेंट की क्या समस्याएं हैं, ठीक है, स्टूडेंट की क्या समस्या है, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और उन्हें क्या क्या दिया जाना चाहिए, किस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय निर्णय लेते हैं, ये सब अध्यापक ही कर सकता है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में, पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से भी। तो उम्मीद करते इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब अगले पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम का जब भी आप विकास करो तो उसमें एक अध्यापक की भागीदारी आप जरूर सुनिश्चित करो कि अध्यापक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके प्रिंसिपल, आपके मैनेजर वगैरह आपके पाठ्यक्रम तैयार करें, नहीं, उसमें अध्यापक की भी भूमिका होनी चाहिए जब भी आप बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हो। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट मेरे भाई रोल हो जाता है एक अध्यापक का। अब कुछ पॉइंट में समझ लो उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी में क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं अध्यापक का पाठ्यक्रम के निर्माण में। कुछ पॉइंट में समझ लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहां से भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षक उस नाविक के समान होता है जो यह भली भांति जानता है कि उसे कहाँ जाना है और पहुंचने के लिए वो अपने मानसिक रूप से निर्णय के अनुसार पानी, नाव, पतवार आदि विषय के बारे में बात करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो कहने का मतलब एक अध्यापक है जिसे सब कुछ पता है कि अपने क्लास में क्या पढ़ाना, अपने अनुभव से, अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व से, प्रबल भावना से उनको पता होता है कि अपने क्लास में कब क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो इस प्रकार से अध्यापक का रोल मेरे भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक नाविक का रोल इंपॉर्टेंट होता है पानी में कि नाव को कब तेज कब धीरे, अगर पानी का धार तेज है तो कैसे उसे चलाना, उसी प्रकार एक अध्यापक को भी पाठ्यक्रम को कब कैसे पढ़ाना, ये एक अध्यापक का ही कार्य होता है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। चलिए, अब अगले पॉइंट को थोड़ा समझ लो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। एक अध्यापक है तो एक स्टूडेंट अगर है वो अध्यापक से अपनी सारी बातें बता सकता है। जो भी क्लास में उनकी प्रॉब्लम हो रही, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रही, वो अपने अध्यापक से ही बोलेगा जो उनको पढ़ा रहे। ऐसा नहीं कि जाके वो प्रिंसिपल से बोलेगा कि सर जी मुझे कैरिकुलम नहीं समझ में आया, या फिर मुझे सर जी ब्लूम की टेक्सोनॉमी नहीं समझ में आई, वो बता दीजिए। नहीं, वो अपने अध्यापक से ही पूछेगा कि सर मुझे ब्लूम की टेक्सोनॉमी नहीं समझ में आई, या फिर कोई और टॉपिक नहीं समझ में आई। तो इन सब में अध्यापक का मेरे भाई एक संबंध होता है, भावात्मक संबंध। बच्चे जुड़ जाते हैं अपने अध्यापक से, अपने विद्यालय के प्रति। तो आपके कैरिकुलम में अध्यापक का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके विकास में। अब थर्ड पॉइंट समझ लो। देखो, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है, और वास्तविक कार्यात्मक रूप प्रदान तो कक्षा में किया जाता है, लेकिन करता कौन है, तो वो अध्यापक। तो मेरे भाई निसंदेह इस कार्य में शिक्षक को प्रमुख भूमिका निभानी रहती है। अब जो भी कैरिकुलम डिजाइन हो गया है तो उसको मेरे भाई प्रभावी, उसको सक्रिय रूप से लागू कौन करेगा, तो एक अध्यापक ही तो करता है। तो पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इतने पॉइंट को अगर अपने एग्जाम में लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक की भूमिका। अब थोड़ा सा अध्यापक की भूमिका को और हम लोग डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो, कई विद्वान भी, एक विद्वान के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम उसी समय निर्मित होता है जब शिक्षक और छात्र यह निश्चित करते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे।
कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना एक बार और मैं इसे बताता हूँ कि पाठ्यक्रम उसी समय निर्मित होता है जब शिक्षक और छात्र यह निश्चित करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे। क्लास में जब शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार है और जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए तैयार है, तभी कुछ मनोवैज्ञानिक मेरे मानते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण तभी होता है, कैरिकुलम का निर्माण तभी होता है जब एक अध्यापक और शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। इसी तथ्य को मेरे भाई की नज़र में रखते हुए आपके सेलर और अलेक्जेंडर साहब दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए, एक नियोजित पाठ्यक्रम और एक क्रियान्वित पाठ्यक्रम, एक प्लान कैरिकुलम और एक एग्जीक्यूटेड कैरिकुलम। ध्यान से सुनना, क्या होता है नियोजित, जो पहले से मेरे भाई प्लान है, प्री प्लान है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। ये देखो, अगर क्लास में अब मान लो आपका मेरे भाई नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर में हमें 4 पेपर पढ़ने हैं। 2 पेपर तो हमारे कॉमन है, नॉलेज एंड कैरिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2 पेपर जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में, वो हमें चूज करने रहते। ये तो पहले से प्लान है ना। उसके बाद ये इनको मेरे भाई सक्रिय कौन करेगा? एक अध्यापक। तो जो सक्रिय करा उसे हम कह सकते हैं क्रियान्वित पाठ्यक्रम, इसे कह सकते हैं एग्जीक्यूटेड कैरिकुलम कह सकते हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम के जो 2 प्रकार सेलर और अलेक्जेंडर साहब ने बताए थे आपके पता चल गया होगा कि फर्स्ट क्या है, नियोजित पाठ्यक्रम। नियोजित पाठ्यक्रम वो होता है जो पहले से प्लान होता है, जो पहले से मेरे भाई की एक तरीके से तैयार होता है कि क्या क्या बच्चों को पढ़ाना, और क्लास में आके जो अध्यापक पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं वो क्रियान्वित की पाठ्यक्रम होता है, एग्जीक्यूटेड कैरिकुलम होता है। अब उम्मीद करते हैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नोट पॉइंट करके जो लिखा है इसे समझ लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो, क्रियान्वित पाठ्यक्रम के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो क्रियान्वित पाठ्यक्रम है उसे ही हम वास्तविक पाठ्यक्रम कह सकते हैं, क्योंकि आप क्लास में अब जो भी आप पाठ्यक्रम तैयार किए हो, क्लास में उसे अगर सक्रिय कौन करेगा? तो एक अध्यापक ही करेगा। तो जो क्रियान्वित पाठ्यक्रम है उससे हम वास्तविक पाठ्यक्रम मानते हैं। और मेरे भाई जो क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम मानने वाले जो वर्ग होते हैं, जो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो कहते हैं कि अध्यापक या शिक्षक जो होता है वो इसका पाठ्यक्रम निर्माण में एक प्रमुख घटक होता है। उम्मीद करते हैं इस नोट पॉइंट को समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो लास्ट में ये समझ लो कि अध्यापक जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो पाठ्यक्रम के निर्माण में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि क्लास में जो भी आप कैरिकुलम, जो भी पाठ्यक्रम डिजाइन करते हो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, उसको मेरे भाई एक तरीके से एक्टिवेट कौन करता है? तो एक अध्यापक ही करता है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में एक अध्यापक की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ये समझ लो थोड़ा सा। अब नोट पॉइंट करके जो लिखा है पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापकों की भूमिका के बारे में, देखो भारत में कुछ वर्षों में पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापकों की भूमिका बढ़ी है। जैसे पहले क्या होता था कि मेरे भाई कोई एजेंसियां ही पाठ्यक्रम का निर्माण करती थी, उसमें अध्यापक ज्यादा भागीदारी नहीं करते थे, पर धीरे धीरे अब पाठ्यक्रम के निर्माण में जो अध्यापक होते हैं उनकी भी भूमिका, उनकी भी भागीदारी, उनके भी रोल धीरे धीरे बढ़े हैं। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्माण में अधिकांश जो समितियां होती है वो कुशल व अनुभवी कार्यरत अध्यापकों को भी स्थान देने लगे हैं, कि अध्यापकों के सुझाव और उनके मेरे भाई सहमति को मान्यता देने लगे हैं। इस प्रकार से इसके पाठ्यक्रम के निर्माण में ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिएगा। अब देखो जॉन डेवी के प्रयोग को थोड़ा समझ लो पाठ्यक्रम के विकास में, कि पाठ्यक्रम के विकास में जॉन डेवी का प्रयोग क्या है। तो जॉन डेवी कहते हैं कि भैया एक अध्यापक जो होता है उसे बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो क्लास में पढ़ाने के लिए, फिर वो अपने तरीके से क्लास में जो भी एक तरीके से प्लान करेगा, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, तो वो एक तरीके से मेरे भाई कैरिकुलम का अच्छे से कैरिकुलम का वो पालन करते हुए आगे बच्चों को सिखा सकता है। तो यही जॉन डेवी का प्रयोग भी है। उन्होंने अपने विद्यालय में सब कुछ शिक्षकों पर छोड़ दिया जॉन डेवी ने, और बोला कि भैया आप अपने तरीके से पढ़ा सकते हो। और यही जॉन डेवी का मेरे भाई पाठ्यक्रम के विकास में प्रयोग भी होता है, कि जो सब कुछ वो सर्वसरी अपने एक अध्यापक को मानते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने तरीके से क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि जॉन डेवी के प्रयोग लिखो, तो आप लिख सकते हो कि जॉन डेवी ने साफ साफ अपने प्रयोगों में ये बोला था कि जो भी कोई भी क्रियाकलाप करे वो अध्यापक अपने स्तर पर कर सकता है, उसको एक स्वतंत्रता मिली रहती है। उम्मीद करते हैं इसके बारे में आप लोग समझे होंगे। अब जो मेरे भाई अगला पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है पाठ्यक्रम के विकास में विभिन्न उपागम। ठीक है, विभिन्न अप्रोच क्या है। जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हो तो हमें कौन कौन सी अप्रोच रखनी चाहिए, कौन कौन सी उपागम रखने चाहिए, तो इसके बारे में ये जानते रहना। अच्छा, उपागम से कंफ्यूज मत होना इस सब से। इसका मतलब होता है किसी के बारे में अपना दृष्टिकोण पैदा करना, एक तरीके से उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, उस चीज को निर्माण करते समय आप कौन कौन से उपागम को ध्यान में रखते हो, कौन कौन सी विधियों को ध्यान में रखते हो। इस तरीके से उपागम को आप मेरे भाई डिफाइन कर सकते हो, अप्रोच को डिफाइन कर सकते हो। चलो, सबसे फर्स्ट अप्रोच है, सबसे फर्स्ट जो उपागम उसे हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी पारंपरिक उपागम क्या होता है। तो देखो, पारंपरिक उपागम में 2 प्रकार के आते हैं। सबसे पहले विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और परंपरागत पाठ्यक्रम। अभी इसमें आप कंफ्यूज होंगे, मुझे लगता है पहले मैं क्लियर कर दूं। देखो,
पाठ्यक्रम के विकास में विभिन्न उपागम। अब जब आप पाठ्यक्रम का विकास कर रहे हो तो उसमें कौन, देखो एक पॉइंट में बताऊं, तो जब आप पाठ्यक्रम का विकास कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, ये होता है उपागम। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, अप्रोचेस क्या होते हैं कि जब आप कोई भी विषय का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हो, करिकुलम तैयार कर रहे हो, तो कौन कौन से अप्रोच आपको रखना चाहिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय, तो ये होता है उपागम। अब उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट समझो, पारंपरिक उपागम। जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हो तो सबसे पहले उसमें पारंपरिक उपागम का भी ध्यान रखा करो। तो पारंपरिक उपागम के अंदर दो प्रकार के मेरे भाई पाठ्यक्रम आते हैं। सबसे पहले विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और फिर परंपरागत पाठ्यक्रम। अच्छा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कौन से होते हैं? जिसका मेन फोकस होता है मेरे भाई कि किसी एक विषय पर केंद्रित होता है। कहने का मतलब है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में इसका सर्वसरी एक अध्यापक होता है, एक टीचर होता है। और जो परंपरागत पाठ्यक्रम होते हैं इसमें हम आध्यात्मिक, नैतिक सभी प्रकार के मूल्यों पर जोर देते हैं ये पाठ्यक्रम को तैयार करते समय। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानो, फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग किसको समझ रहे हैं? पारंपरिक उपागम में। और पारंपरिक उपागम में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा समझो। सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम क्या होता है? देखो सबसे पहले परंपरागत पाठ्यक्रम उपागम के अंतर्गत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आता है जिससे पाठ्यक्रम के स्वरूप में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। देखो अब इसके नाम से ही पता चल रहा है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, तो इसमें विषय वस्तु को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अभी जब हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो उसमें बालकों की इच्छाओं, बालकों की रुचियों पर अधिक हम जोर देंगे और इसमें हम लोग विषय वस्तु को अधिक महत्व देंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद देखो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक तथा उनकी रुचियों या योग्यताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसमें जो शिक्षक होता है उसे ही हम सर्वे सर्वा मानते हैं। एक अध्यापक को मेरे भाई हम सेंटर में रखते हैं, एक तरीके से वही सारी चीज़ों को एक तरीके से संचालन करता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला समझ लो परंपरागत पाठ्यक्रम क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो यह पाठ्यक्रम शिक्षा के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण रखता है। इसमें आध्यात्मिक, नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है। प्राचीन यूनान की स्कूलों, भारतीय गुरुकुलों में शास्त्रीय पाठ्यक्रम का सूत्रपात किया। देखो शास्त्रीय पाठ्यक्रम को ही हम लोग मेरे भाई परंपरागत पाठ्यक्रम कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका मेरे भाई तरीके से निर्माण कब हुआ, तो हम कह सकते हैं भारतीय गुरुकुलों में। पहले पता था ना कि हमारे जो गुरुकुल में, हमारी वैदिक काल वगैरह में गुरुकुल में हमको शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें अध्यात्म एक मेरे भाई कि उच्च इंसान उसी को माना जाता था जो अध्यात्म में लीन हो, जो यज्ञ हवन करने के लिए उपयोगी हो। तो इस प्रकार से भारतीय गुरुकुलों में भी हम परंपरागत पाठ्यक्रम का उपयोग करते थे। उसके बाद प्राचीन यूनान की स्कूलों में भी हम इस प्रकार से ट्रेडिशनल कैरिकुलम का उपयोग करते थे। उम्मीद करते ये दोनों समझे होंगे। और नोट पॉइंट हमको ये भी पता चलता है कि वर्तमान में इस पाठ्यक्रम की कोई भी मेरे भाई भूमिका भी नहीं है और कोई इसकी उपयोगिता भी नहीं है। अभी वर्तमान में हम जो है कि हम लोग परंपरागत पाठ्यक्रम का कोई भी उपयोग नहीं करते और हम सिर्फ और सिर्फ किसका उपयोग करते हैं, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का। जितने भी पाठ्यक्रम का मैं बता रहा हूँ अभी इन सबको मैं एक तरीके से आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब चलो पारंपरिक उपागम को उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसके अंदर दो प्रकार के मेरे भाई पाठ्यक्रम आते हैं, विषय केंद्रित और परंपरागत। सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम, उसके बाद ट्रेडिशनल कैरिकुलम। उम्मीद करते हैं दोनों को आप लोग समझ गए होंगे। ये थोड़ी सी मेरे भाई थ्योरेटिकल लेक्चर है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें बोरिंग होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। छोटे बच्चे तो हो नहीं कि अगर क्लास में कुछ इंटरेस्टेड नहीं मिल रहा तो क्लास नहीं करोगे। आपको पढ़ना तो है, तो सारी चीजों को पढ़ते रहो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। एक बार सब चीजों के बारे में जानते रहो ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद सेकंड है विषय केंद्रित उपागम। कहोगे सर जी अभी तो ऊपर बताए सर जी इसमें जो कि पारंपरिक उपागम में विषय केंद्रित बताए, लेकिन सर सेकंड क्यों चूज करो? देखो सेम वही है, लेकिन ये लास्ट में इसको अलग से भी पढ़ना रहता है और ये पूछ भी देता है कि विषय केंद्रित उपागम के बारे में विवेचना करो। तो ये क्या होता है, देखो व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माता किसी विषय का व्यापक क्षेत्र लेकर निर्माण करते हैं, जैसे गणित, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान आदि विज्ञान, साइंस वगैरह हो गए। तो आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तो उसका एक विस्तृत क्षेत्र लेके तैयार करोगे और यही मेरे भाई विषय केंद्रित उपागम होते हैं। अब विषय केंद्रित उपागम, विषय केंद्रित आप अप्रोच के अंतर्गत इसके कौन कौन से गुण होते हैं, ये विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के कौन कौन से गुण होते हैं इनको समझो। देखो फर्स्ट पॉइंट है यह
परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाने की सुविधाजनक पूरे सबसे अच्छा साधन है विषय केंद्रित। अब आपको किताब वगैरह में मेरे भाई अगर सारी चीज़ें लिखी हैं, कैरिकुलम में सारी बुक में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप उन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको भी आगे बढ़ाने की एक सुविधाजनक मेरे भाई साधन है। अब सेकंड पॉइंट समझो, इसमें नवीन ज्ञान खोज करने तथा तथ्यों के उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा रहती है। अब आपको पता है टेक्स्ट बुक, हमारे जो बुक होते हैं उसमें जो भी हमें लिखे रहते हैं सब क्रम बाई क्रम लिखे रहते हैं, तो ये उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करने की भी सुविधा इसमें रहती है, आपको जो विषय केंद्रित मेरे भाई उपागम है। उसके बाद थर्ड पॉइंट समझो, इसमें पाठ्यक्रम आयोजन, शिक्षण तथा मूल्यांकन में सुविधा रहती है, जबकि विषय विहीन संरचना को समझना कठिन हो पाता है। जैसे अगर आपको मेरे भाई विषय के अप्रोच में ना पढ़ाया जाए, ठीक है, मान लो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ ना पढ़ाई जाए तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो मैं इस तरीके से विषय केंद्रित उपागम भी होना इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी समझते रहिएगा। अब फोर्थ पॉइंट समझ लो, इसमें कार्य करने, परिवर्तन करने, संशोधन करने की पर्याप्त सुविधा तथा क्षमता रहती है। अब बुक वगैरह है, आपको विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, तो उसमें आप कार्य भी कर सकते हो, परिवर्तन भी कर सकते हो, और अगर कुछ उसमें त्रुटियां हैं तो संशोधन भी कर सकते हो। इसकी प्राप्त सुविधा और क्षमता रहती है। उम्मीद करते हैं फोर्थ पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। अब फिफ्थ पॉइंट समझ लो, देखो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को शिक्षक तथा छात्र दोनों पसंद करते हैं। जो विषय केंद्रित उपागम होते हैं, जो विषय केंद्रित आपके पाठ्यक्रम या उपागम ही कह लो, तो उसमें उसको अध्यापक भी पसंद करते हैं और आपके स्टूडेंट भी पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हो। विषय केंद्रित उपागम के माध्यम से एक सेलेक्टेड वे में आप बच्चों को पढ़ा सकते हो आप विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अब उम्मीद करते हैं आप लोग ये सेकंड पॉइंट भी समझ गए होंगे। जो सेकंड इसका उपागम है, जो अप्रोच है विषय केंद्रित उपयोग, इसके मेरे भाई आप लोग गुण भी समझ गए होंगे, इसके मेरिट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ गए होंगे। अब जो अगला है वो पर्यावरण पर आधारित उपागम है। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊं, उसके बाद क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलिए, अब देखो ध्यान से समझिएगा, पर्यावरण पर आधारित उपागम क्या होते हैं हम सबको पता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हम तैयार करें जिसमें पर्यावरण का, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे सोसाइटी का भी समावेश हो। अब ऐसा नहीं कि पर्यावरण से सिर्फ हमें पर्यावरण से पेड़ पौधे ही नजर आए, नहीं, पर्यावरण कहने का मतलब हमारी सोसाइटी भी इसमें मेरे भाई संलिप्त हो जाएगी। देखो, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में रहता है। जो भी व्यक्ति है उनको मेरे भाई प्राकृतिक व सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में तो रहता ही रहता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत का एक भाग है। तो ये बताओ, जब इन सब चीज़ों में वो रहता है तो हमारा जो कैरिकुलम हम डिजाइन कर रहे हैं, तो बताओ उसमें पाठ्यक्रम जो हम कैरिकुलम का डिजाइन कर रहे हैं, जो कैरिकुलम का हम मेरे भाई एक तरीके से निर्माण कर रहे हैं, तो क्या उसमें पाठ्यक्रम का मेरे भाई अप्रोच नहीं होना चाहिए, जो पर्यावरण का अप्रोच नहीं होना चाहिए? कहोगे सर जी होना चाहिए। तो जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उसमें हम पर्यावरण को भी समावेश करें, इसका ये कहने का साफ साफ मतलब है। अब थोड़ा सा अगली पॉइंट समझो, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। वातावरण आधारित उपागम में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्ता तो है, साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, जो भी आप कैरिकुलम डिजाइन कर रहे हो उसमें आप जो पर्यावरण आधारित अप्रोच भी रखनी चाहिए। अब देखो, इसकी एक तरीके से हम डीमेरिट कह सकते हैं कि देखो, कहते हैं ना कि अगर सब विषय में हम पर्यावरण को ही समावेश करते तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ डीमेरिट है, इसको नोट करके मैं लिखा हूं आपके लिए। देखो ध्यान से समझना, कुछ विषय वस्तु तो ऐसी होती हैं कि उनसे ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है, जैसे आप मैथ वगैरह हैं, तो उनसे हम ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है जिसको पर्यावरण से संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो पर्यावरण उपागम में पारस्परिक कक्षा में क्रियान्वित करना कठिन हो जाता है। अब मैथ की क्लास में आप पर्यावरण आप नहीं ना पढ़ा सकते हो। इस प्रकार से इसकी एक डेमेरिट भी है, लेकिन हमारे कैरिकुलम में हमें पर्यावरण पर आधारित अप्रोच भी रखनी चाहिए। जब कैरिकुलम का हम निर्माण कर रहे हैं तो पर्यावरण को भी उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट है व्यवहारवादी उपागम। देखो साफ साफ समझना, देखो पाठ्यक्रम के इस उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। देखो इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हैं, पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित किया जाता है। जो भी आपका व्यवहारिक उपागम है इसमें हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों पर अलग से मेरे भाई हम इस पे ज़्यादा फोर्स करते हैं। उसके बाद यही इसका पाठ्यक्रम का एक तरीके से प्रारूप भी होता है, एक विकसित करने का प्रारूप भी होता है। देखो, छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अब देखो, अगर छात्रों के आप जो भी व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हो तो व्यवहारवादी उपागम से ही ला सकते हो, और इसको भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। जब देखो
ध्यान समझना, हम उपागम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी मैं इसको ही बता दूं। उपागम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम कैरिकुलम का डिजाइन कर रहे हैं, कैरिकुलम का जब हम निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कौन कौन से उपागम, कौन कौन से अप्रोच रखने चाहिए हमें। तो इन जितने भी पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को हमें अपने दिमाग में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का तैयार करना चाहिए। व्यवहारवादी अप्रोच भी हमें रखनी चाहिए, उसके बाद पर्यावरणीय अप्रोच भी रखनी चाहिए, उसके बाद हम लोग विषय केंद्रित अप्रोच भी हमें रखनी चाहिए, उसके बाद हमें परंपरागत अप्रोच भी रखना चाहिए। तो जब भी हम कैरिकुलम का डिजाइन करें तो इन सब अप्रोच का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दक्षता आधारित पाठ्यचर्या क्या होता है, अब यहाँ पे एक तरीके से समझो अप्रोच अभी एंड हो गया, एक दो अप्रोच और बचे हैं, थोड़ा सा ये भी समझते चलो। दक्षता आधारित पाठ्यचर्या क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, दक्षता से, नाम से ही पता चल रहा है दक्षता से कि आप किसी एक विशेष क्षेत्र में आप महारत हासिल कर लो। जैसे दक्षता आधारित पाठ्यचर्या को विशेष रूप से कौशल पर महारत हासिल करने हेतु व ज्ञान हेतु निर्मित किया जाता है। हम कैसे कहते हैं ना कि अरे वो तो भैया पढ़ने में उसकी दक्षता हासिल है, अरे वो खेलने में वो आप क्रिकेट खेलने में दक्ष है, क्रिकेट खेलने में महारत हासिल है। तो दक्षता आधारित पाठ्यचर्या वो होती है जिसमें आप किसी एक विशेष कौशल पे आप दक्षता प्राप्त कर लेते हो, एक तरीके से विशेष किसी एक कौशल पे आप महारत हासिल कर लेते हो, ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो दक्षता आधारित पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम या फिर कैरिकुलम क्या है, तो मेरे भाई दक्षता आधारित पाठ्यचर्या वो है जो किसी एक विशेष वस्तु में, किसी एक विशेष वस्तु के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हो, तो हम कह सकते हैं कि वो उस विषय के बारे में दक्ष हो गया, उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई, और यही होता है दक्षता आधारित पाठ्यचर्या। उम्मीद करते इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा अगला पॉइंट समझो, देखो अगला ये अप्रोच समझो, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। ठीक है, अधिगमकर्ता जो लर्नर होते हैं उनके क्या अप्रोच होने, पाठ्यक्रम को तैयार करते समय उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या हमें अप्रोच रखना चाहिए। सबसे पहले बाल केंद्रित। अब ये बताओ, जब लर्नर है, लर्नर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार करोगे तो आप बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को तो तैयार करोगी। अच्छा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, इसके पहले भी क्लास में बताया हूं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वो होता है जिसमें बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। देखो ध्यान से सुनना कि हमारी जो मनोवैज्ञानिक है, जो हमारा मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम सिखाएं, वो जो भी हम कुछ कैरिकुलम का तैयार करें या फिर जो भी शिक्षण सामग्रियां हम तैयार करें, उसमें बालकों को ध्यान में रखते हुए तैयार करें। क्यों बालकों को ध्यान में रखते हुए तैयार करें, वो शिक्षण सामग्रियां हम फाइनली तैयार किसके लिए कर रहे हैं, तो कहोगे सर जी स्टूडेंट के लिए। जब स्टूडेंट के लिए तैयार कर रहे हैं तो स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं, तो कहोगे सर जी रखना चाहिए। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम एक तरीके से मुख्य रूप से बालकों को ध्यान रखते हैं, बालकों को मुख्य स्थान देते हैं, ये कहने का इसका मतलब है। अब देखो ध्यान से समझना, अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन भी प्रयोगवादी विचारधारा के अनुरूप बालक को केंद्र मानकर किया जाता है। तो ध्यान से इस पॉइंट को भी समझ लीजिएगा इसमें कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वो होता है जिसमें हम जो भी हम कैरिकुलम का डिजाइन करते हैं, कैरिकुलम का निर्माण करते हैं, उसमें बालकों को हम मेरे भाई केंद्र बिंदु में रखते हैं, और ये होता है अधिगमकर्ता केंद्रीय पाठ्यक्रम के उपागम में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसमें समझो मेरे भाई, देखो इसके हम लोग 3 से 4 पॉइंट को समझेंगे। अधिगमकर्ता केंद्रीय पाठ्यक्रम के उपागम में सबसे फर्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। उसके बाद सेकंड देखो क्या है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। उसके पहले एक तो जेम्स ली की मैं डिफिनेशन आपके सामने लाना चाहूंगा। जेम्स ली क्या कहते हैं कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वो है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है। अब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है तो वो किसके लिए, स्टूडेंट के लिए है, तो वो पूर्ण रूप से किसके लिए होना चाहिए, जो सीखने वाला है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो है क्या, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अब देखो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ये भी जानते रहो। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है इसे भी जानते रहो। देखो ध्यान से समझना, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। आज मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षाविद इसकी प्रशंसा करते हैं। जो भी आप कैरिकुलम तैयार कर रहे हो उसमें आप कुछ एक्टिविटी भी होनी चाहिए, कुछ बालक क्रिया करते हुए भी सीखे, ये होती है कि मेरे भाई क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। उम्मीद करते इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब इसकी परिभाषा देते हुए क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के महान जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री, महान जॉन डीवी क्या कहते हैं, देखो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं की सतत प्रभावित होने वाली धारा है जिनसे व्यवस्थित विषयों में कोई व्यवधान नहीं आता। ध्यान सुनना, तथा बालकों की रुचियों तथा अनुभूति व्यक्त आवश्यकताओं के में से उदित होते हैं। ये कहते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना कि जो भी आप क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप जो भी कैरिकुलम का डिजाइन करोगे वो मुख्य रूप से छात्रों को तो ध्यान में रखोगे ताकि वो कुछ क्रिया कर सकें, इस प्रकार का आप कैरिकुलम डिजाइन करो। यही कहते हैं आपके प्यारे जॉन डीवी साहब। उम्मीद करते हैं इनकी डिफिनेशन भी आप लोग अच्छे से समझोगे। अब थर्ड पॉइंट समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्य आधारित पाठ्यक्रम। देखो क्रिया आधारित या फिर कार्य आधारित दोनों एक ही, लेकिन दोनों में कुछ कुछ अंतर है, ये थोड़ा समझते रहना। देखो
यह पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता पर आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो आता है, जो वर्तमान समय की नई धाराओं पर आधारित है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ सैद्धांतिक विषय पढ़ने हेतु कुछ क्रियाएं हो तथा किसी एक कार्य पर केंद्रित आधारित हो। ध्यान सुनना, आप किसी विषय के बारे में सैद्धांतिक तो पढ़ो, उसके सिद्धांतों को तो पढ़ो, लेकिन कुछ क्रियाएं करते हुए भी सीखो। ये कार्य आधारित पाठ्यक्रम है, वर्क बेस्ड करिकुलम है। उम्मीद करते इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, इसे भी थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, आप पाठ्यक्रम का तैयार कर रहे हो तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए तैयार करते समय। तो ये जान जाओ अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होते क्या है। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालक के विकास हेतु अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। बालक के पूर्व ज्ञान को भी आप लोग महत्व देते हो। इस प्रकार के कैरिकुलम का आप डिजाइन करो। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझोगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषय की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होते हैं। आप किसी एक विषय को लेकर नहीं पढ़ाते, बालक के जो अनुभव होते हैं उससे रिलेट करते हुए बालक को ज्ञान देते हो, बालक को अधिगम कराते हो, बालक को कुछ सिखाते हो। ये हो जाता है मेरे भाई अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझोगे। अब आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम को समझो। इसके बाद एक दो पाठ्यक्रम को और समझेंगे और आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास थी, थोड़ी सी ये थ्योरी बेस्ड क्लास थी, तो कुछ बच्चों को ये बोरिंग क्लास लग रही होगी, लेकिन जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हो समझो आप बहुत बेटर और बहुत अच्छे लाइन पे हो, ताकि आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो गया है कि जो सब्जेक्ट कठिन है, जो टॉपिक है कठिन है, उन्हें भी आप पढ़ ले रहे हो। तो एक तरीके से अपने आप को सक्षम मानो, अपने आप को थैंक यू बोलो। ठीक है, चलो आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है इसे मैं ऐसे समझा दूं। देखो, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम वो होता है जिसमें बालक की रुचियों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बालक की क्या आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम को हम आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। देखो ध्यान समझना, सर्वप्रथम बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें क्रियाओं और अनुभव का आयोजन किया जाता है। जो भी उनकी आवश्यकता जो भी उनकी रुचियां रहती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का तैयार करते हैं, ताकि उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियां सब कुछ कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार के हम पाठ्यक्रम को आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा संरचनावादी उपागम के बारे में समझ लो कि संरचनावादी उपागम क्या होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या रखनी चाहिए जब पाठ्यक्रम का आप निर्माण कर रहे हो, तो ध्यान से समझना। यह कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा यानी वह जानकारी आधारित न हो बल्कि अवधारणाओं की समझ पर केंद्रित हो। अच्छी शिक्षा यह ना हो कि मेरे भाई आपको सिर्फ जानकारी दे जाए, नहीं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। जैसे मैं जो भी क्लास बताता हूँ ये नहीं कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, नहीं, आपको मेरे भाई आपके कॉन्सेप्ट विभिन्न एग्जाम्पल्स देके आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ। तो ये कौन से उपागम हो गए, तो ये संरचनावादी उपागम है। जो तब अगर आप इस तरीके के अप्रोच रखते हो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय कि बालक को सिर्फ हम जानकारी नहीं देंगे, बालक के कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे, बालक को नई नई चीजें भी सिखाएंगे, तो उसे हम कह सकते हैं संरचनावादी उपागम। उम्मीद करते हैं 6 पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिखाओ, इसे आप लोग समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम को समझेंगे, इसका एक एग्जाम्पल दूंगा और ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसे समझो मेरे भाई, देखो ध्यान से समझना। अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मेरे भाई केवल पाठ्यक्रम की कुछ नवाचार को समावेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आज सूचना प्रधान युग में ज्ञान को भली प्रकार किसी प्रकार प्रदान किया जाए यह भी सोचना है। और इसका प्रत्युत्तर या फिर उत्तर हमें कैसे मिलता है, तो संरचनावादी उपागम से। जैसे हमें ये तो पता चल गया कि मेरे भाई हमें बच्चों को कौन कौन सी सूचना देनी है, ये तो पता चल गया कि हमें बालों को मालूम मैथ पढ़ाना, फिजिक्स पढ़ाना, ये सब, लेकिन उस मैथ और फिजिक्स को पढ़ाना कैसे, बच्चों तक पहुंचाना कैसे है, ये संरचनावादी उपागम से पता चलता है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में ये भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझे होंगे। अब थोड़ा सा अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम को समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो लास्ट में अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है इसे ऐसे समझाऊंगा। देखो इसे हम लोग एक शब्दों में कह सकते हैं वैधता या फिर हम विश्वसनीयता। अब ध्यान से समझना, कहोगे सर जी वैधता विश्वसनीयता काहे कह रहे हो। देखो अगर मान लो आप अभी 10th क्लास में हो, ठीक है, अभी आप 10th क्लास में हो और मैथ आपको पढ़ना है। यदि मैं आपको मेरे भाई BSc की मैथ या फिर 12th क्लास की आपकी मेरे भाई कक्षा 12वीं की मैथ पढ़ाने लगूँ, तो बताओ आपको समझ में आएगा, नहीं, आपके लेवल से वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। अगर आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास के लेवल की मैथ पढ़ाई जाए। तो इस प्रकार के मेरे भाई हमको कहते हैं कि अगर आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास के अगर आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो हम कहेंगे ये अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम है। इस प्रकार से डिसिप्लिन सेंटर कैरिकुलम है कि आप जो भी आपका लेवल है उस लेवल के अनुसार आपको पढ़ाई की जा रही है, कराई जा रही है, तो हम उसे अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम कहेंगे। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और अब लास्ट में ये है
कि अगर आप अभी तक नोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हो और 99 रुपये में चारों पेपर के नोट्स। ठीक है, अब देखो एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, बीएड सेकंड सेमेस्टर में हो, यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो बीएड सेकंड सेमेस्टर, या फिर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी अभी नई नई बनी है तो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या फिर कहीं करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, आपके देखो 2 पेपर तो सबके लिए कॉमन है बीएड सेकंड सेमेस्टर में। कहोगे सर जी कौन कौन से, जो बच्चे नए उनको बता दूं, फर्स्ट पेपर आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम, सेकंड आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पेपर आपके मेरे भाई कॉमन है। उसके बाद 2 पेपर आपके जो होते हैं, 2 पेपर कौन कौन से, जो भी आपका ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, चाहे आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, उसके बेस पे आप पैडागोजी चूज करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो 2 पैडागोजी चूज करोगे वो तो ऑप्शनल होते हैं, बाकी 2 पेपर कॉमन होते हैं। इन सबके नोट्स आप 99 रुपये पे करके ले सकते हो और नोट्स लेने के इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप करना और मैं जैसे होगा रिप्लाई देने का भी प्रयास करूंगा। थोड़ा सा आप लोग घबराया मत करो। ठीक है, लेट सवेर सबको नोट्स तो मिल ही जाता है, बस थोड़ा सा रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर इतने मैसेज और इतने वर्क रहते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा फ्री होते ही मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आप द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करके तो इस रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो द परफेक्ट स्टडी के तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, मुझसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हो। चलिए अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं क्लास का रिविजन कराना चाहता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। आ जाओ एक बार हम लोग रिवीजन कराते हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो आओ, सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, पाठ्यचर्या या फिर कैरिकुलम के विकास के बारे में जाने कि पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है। उसके बाद पाठ्यक्रम के विकास में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, इस तरीके से हम कैसे कौन कौन से हमें अप्रोच रखना चाहिए, कौन कौन से हमें उपागम रखना चाहिए। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर उपागम को पढ़ा दो, तो आज भैया उपागम को भी पढ़ लिए कि पाठ्यक्रम के निर्माण में हमें कौन कौन सी अप्रोच रखना चाहिए, उन सबको हम लोग पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार क्लास को और देखिएगा। ठीक है, ये 9th क्लास थी, इसके पहले 8 क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अभी कम से कम 3 से 4 क्लास और होगी और आपका मेरे भाई पेपर फर्स्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड पेपर को डिस्कस कर लेंगे जो आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी है और आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर डिस्कस कर लेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए और आप एक टीचर के रूप में आप जाने जाओगे बीएड करने के बाद, तो अपने व्यक्तित्व का सच में ऐसा विकास करना कि आप कहीं भी रहो समाज में तो आपके साथ चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब भी सेफ, आपको सेफ महसूस करें आपके साथ जो भी रहें। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ ईमानदारी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए।